अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ-जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स पर उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफ़ीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम चल रहे हैं हफ़ीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। अच्छा जी, आज जो है वो हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम मौज़ू है और उसके ऊपर हम जो बात करेंगे वो है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग के ऊपर। अच्छा, इसके लिए मुझे जो है सबसे अच्छा जो मुझे मैं देख रहा था प्रोफ़ाइल अपना तो मुझे डॉक्टर रमशा बलोच जो कि इस वक़्त शी इज़ करंटली वर्किंग एज़ प्लेसमेंट ऑफ़िसर डॉ यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुकी हैं हाशमानी की। तो मैंने सोचा कि उनको इनवाइट किया जाए और हम एक बहुत अहम मौज़ू के ऊपर बात करेंगे और वो मौज़ू है जीबीएस। आइए उन्हीं से हम मालूम करते हैं कि ये क्या है क्या चीज़? अस्सलाम वालेकुम रमशा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, खैरियत से। थैंक यू वेरी मच आपका तशरीफ़ आवरी का और मुझे वेलकम। उम्मीद है कि आपकी जो पास जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो हमारे सामीन के लिए बहुत अहम होगी। जी। अच्छा, ये मुझे बताइए रिंशा, ये बताइए कि आपकी क्या व्हाट इज़ दिस जीबीएस? क्या एक नई वबा फैल रही है? थोड़ा-सा उसके बारे में हमारे नाज़रीन को, सामीन को थोड़ा-सा ज़रा बताइए, ज़रा आगाही दें ज़रा प्लीज़। अच्छा, बीबीसी के हिसाब से मुताबिक ये हुआ कि स्कूल के अंदर एक टीचर थी और बच्चा जो है वो तब कॉपी लिखवा रही थी, उनको क्लास वर्क लिखवा रही थी। तो एक बच्चा था, वो जो है अपना पेंसिल पकड़ नहीं पा रहा था, उसके हाथ कँप-कँपा रहे थे। ओके। टीचर ने जाके देखा, चेक किया तो वो लिख नहीं पा रहा था। हुँ। अच्छा, टीचर ने ऐसे सोचा कि हो सकता है कि बेबी उसने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया हो, इसलिए जो है उसकी हालत इस तरीके से हो रही है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो बच्चा आईसीयू में चला गया। डायग्नोज़ हुआ कि उसे जीबीएस है। बेसिकली ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि जाके आपके नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो बॉडी होती है उसमें वीकनेस हो जाती है। ओके। और वो वीकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कि खाना चबाना या चलना-फिरना, बाकी बेसिक एक्टिविटीज़ भी उससे मुतासिर हो जाती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये वीकनेस बढ़ती जाती है। मोर्टेलिटी रेट जो है इसका 3 टू 13% हो चुका है। ओह माय गॉड! अच्छा। और तकरीबन जो इसकी केसेस इस वक्त ये एक एपिडेमिक है। इसका आउटब्रेक हुआ है इंडिया, महाराष्ट्र, पूना में। ओके। और तकरीबन इसके 170 केसेस जो हैं वहां पर आए हैं। ओके। और जिसमें से तकरीबन 48 लोग जो हैं आईसीयू में एडमिटेड हैं, ओके। जिसमें से 21 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं और ये कंडीशन जो है वर्स होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, रिंशा, आप हमें ये बताना पसंद करेंगी कि पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है? और इस वक़्त अगर हम ये देखें कि अगर एक आम फ़हम लोगों को अगर आप आगाही देना चाहें कि इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी करें कि हम ये इस इन सब चीज़ों से बच सकें? तो प्लीज़ आप हमें बताएँ ज़रा कुछ। अच्छा, वैसे तो अगर हम इसके बारे में सर्च करते हैं तो इट इज़ अनप्रिवेंटेबल। अच्छा। लेकिन ओके। आप जितना अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, यानी वॉक कर सकते ओके। हैं, जितना अपने आप की डेली एक्टिविटीज़ ओके। करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका उतना जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आपका ओके। मसल रिस्पॉन्स जो है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ठीक है। बेसिकली जितना आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि सिंस आपने जो है वो डीपीटी किया हुआ है, तो इसमें क्या रिकमेंड क्या करेंगी? क्या एक नॉर्मल इंसान को जो ऐज वाइज़ अगर आप देखना चाहें कि जैसे कोई यंग लोग हैं, वो क्या अपनी रूटीन में डाइट का क्या ख़्याल रखें? एक्सरसाइज़ेज़ को कैसे वो अपने स्केड्यूल करें? वो ज़रा प्लीज़। और जैसे-जैसे हमारे पास अगर हम आप ऐज ब्रैकेट को बढ़ाएँ, तो उसमें क्या अपने डाइट पे और एक्सरसाइज़ पे क्या करें आप? वो थोड़ा-सा बताइए। डाइट बेसिकली डाइट जो है बैलेंस होनी चाहिए, ओके। जिसमें फ्रूट इनटेक जो है वो ज़्यादा होना ओके। चाहिए, सैलेड ओके। इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। ओके। उसके अलावा जो है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है वो होती है एक्सरसाइज़, ओके। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में लोगों जो एक चीज़ की कमी है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस। ओके। चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम एडल्ट हो, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक। जब तक हम टाइम नहीं निकालेंगे, चाहे जितने भी बिज़ी हो अपनी रूटीन में से 1 घंटा, ताकि जिसमें हम एक्सरसाइज करें, और ठीक है। एक्सरसाइज में भी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ओके। ज़रूरी है। जब तक ये बेसिक एक्सरसाइजेज़ जैसे वॉक हो गई, बाइसाइक्लिंग हो गई, या सिंपल अगर जैसे ख़वातीन हैं जो कि घर में होती हैं, वो तौलिए को अपने घुटनों के नीचे रख के अपने प्रेस पंजों को, करें। हाँ, हाँ, पंजों को ओके। आगे-पीछे करें, प्रेस ओके। करें, तो उससे उनके मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। जब तक वो ओके। नहीं करेंगे तो ना सिर्फ जीबीएस बल्कि और भी दूसरे मसले-मसाइल उन्हें पैदा होंगे। ओके, आई सी।
ओके, अच्छा हम थोड़ा-सा ज़रा और आपसे ज़रा बात करना चाह रहे थे कि आप ये थोड़ा-सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हम थोड़ा-सा आपसे ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि सिंस हम देख रहे थे आपके प्रोफ़ाइल को, तो आपने यू सर्व्ड एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर इन हाशमानी क्लिनिक में भी आपने काम किया है हॉस्पिटल के अंदर एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमने तो ये देखा है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं सारे मेल होते हैं, लेकिन कैसे आपने मैनेज कैसे किया? इतनी टफ जॉब होती है ये, एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब, तो आपने कैसे हाउ डू यू मैनेज दिस डिफिकल्ट पोजीशन और आप मेरे ख्याल से यू सर्व्ड ओवर देयर फॉर 2 इयर्स ऐसे ही है? जी, बिल्कुल कैसे ऐसा ही है। थोड़ा-सा आपने क्या डिफिकल्टी फेस की? क्या आपने अपॉर्च्युनिटीज़ आपने खुद क्रिएट की अपने लिए वो ज़रा प्लीज़ हमें बताइए ज़रा? ओके, अच्छा सबसे पहले तो मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि एक ऐसा इदारा था जहाँ मुझे बहुत सपोर्ट मिली, जो ओके, हमारे वहाँ पर सीईओ थे मिस्टर अरसलान हाशमी, उनकी बहुत अच्छी सपोर्ट थी। ओके। लेकिन हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट मुझे मैनेजमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं थी, बट हाँ, अभी भी जो हमारे जो जूनियर लोग हैं, हुँ, उनमें एक होता है एक्सेप्टेंस का एक फैक्टर होता है ओके। कि वो फीमेल मैनेजर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हुँ, फीमेल जिस जिस जो इम्पोर्टेंस वो मेल मैनेजर्स को देते हैं, हुँ, उतनी इम्पोर्टेंस या उतनी उतनी बात जो वो फीमेल मैनेजर्स की नहीं मानते और टफ टाइम देते हैं। ये अभी भी हमारे मुल्क में है और काफ़ी सारी जगहों पे ये चीज़ हुँ, एग्ज़िस्ट करती है और मैंने बिल्कुल फ़ोकस रखा, मुझे मेरी मैनेजमेंट की तरफ से भी सपोर्ट थी वहाँ पर। उनकी तरफ से कुछ इस तरीके से मसला नहीं था, लेकिन येस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है हुँ, और जेंडर इनइक्वालिटी भी हमारे माशरे में मौजूद है। जिस हुँ, तरीके से हमें पता है कि हमें जेंडर इक्वालिटी की जो एक डेफिनेशन है, वो हुँ, ये कहती है कि इसमें हमारे पास इक्वल राइट्स, हुँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। हुँ, कोई भी जेंडर हो, मेल ठीक हो, है, फीमेल हो, ठीक है। उनकी अपॉर्चुनिटीज़ सेम हुँ, है। ठीक है, अगर चाहे फीमेल है, चाहे मेल है, ओके। अगर एक पोज़ीशन है डायरेक्टर की पोज़ीशन है हुँ, या मैनेजर की पोज़ीशन हुँ, है और वो क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, तो हम हुँ, इस बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई ना करें कि वो ठीक है, फीमेल है। ठीक तो है, जैसे अब आपने बात की कि हम देखते हैं कि हर जगह पे मेल नॉर्मली, मैनेजर्स होते हैं, नॉर्मली। फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होती। हुँ, तो ये मैं इसमें बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि वहाँ पे मुझे मौका दिया हुँ, और मैंने बिल्कुल मैं फ़ोकस रही और वहाँ पे मैंने उस चीज़ को अचीव करके दिखाया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आपने डीपीटी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आप बनी। क्या अपॉर्च्युनिटीज़ क्या क्या आप देख क्या रही हैं आगे इन फ्यूचर में आप देख रही हैं कि और बच्चियों को भी आना चाहिए? और अगर वो बच्चियों को आना चाहिए तो वो अपने आप को किस तरह से तैयार करें और उनके लिए क्या आगे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं इस फील्ड के लिहाज से? बिल्कुल, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे बॉयज़ हों, दोनों को जो है इस फ़ील्ड में आना चाहिए ओके। और प्रिपरेशन के लिए तो सेम मेडिकल में उनको अच्छा स्कोर करना है, हुँ, 60 से अबव 70s, ओके। 80s में उनकी परसेंटेज होनी हुँ, चाहिए और दूसरी बात ये है कि व्हेन आप फिज़ियोथेरेपिस्ट बनते हैं, तो जो सबसे एक अच्छी आपको रिवॉर्ड मिलता है ना, वो हुँ, जो आपकी पेशेंट रिकवरी होते हैं, वो हुँ, लोग जो कि चल नहीं सकते, आप उनको वॉक करवा रहे हुँ, होते हैं, हुँ, जब वो चल सकते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी वो एक होती है, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है हुँ। आपके लिए और सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होता है जब आप अपने पेशेंट को हेल्दी देखते ठीक हैं। है। रिचा आप मुझे बताइए कि आपका जो टेन्योर है एज़ अ डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें कोई अपनी आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट जैसे कोई जिसको आप ये कहें कि भई हाँ, ये मेरी एक सबसे बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है जिसमें आपने किसी ऐसे होपलेस पेशेंट को आपने होप दी हो और आपने उसको रिकवर किया हो, तो कोई अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस जी को? बिल्कुल कोविड के वक़्त की बात है कि कोविड के बाद हमारे पास जितने पेशेंट्स आते थे उनके लंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्प्यूटम यानी कि अगर आम ज़बान में कहूँ तो बलगम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वज़ह से साँस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी और अल्टीमेटली जब वो उसको ट्रीट नहीं हो पाता था तो डेथ हो जाती थी। तो मेरे पास एक पेशेंट एडमिट थे जिनका बलगम जो है जब उनका एक्स-रे किया तो उनका बलगम बहुत ज़्यादा था। तो जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे कहा मतलब उन्होंने ऑर्डर दिए डॉक्टर को कि इनकी फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। मैंने जाके उनका एक्स-रे चेक किया, उनको मैंने परकशंस किए, परकशंस के बाद जब उनका सक्शनिंग हुई, नेक्स्ट डे जब हमने उनका एक्स-रे देखा तो उनका स्प्यूटम काफ़ी हद तक कम था और जो उनके ओके, लंग्स कोलैप्स हो रहे थे वो दोबारा से सही हो रहे सही थे। शेप में आ गया तो था, ठीक है। वो एक पेशेंट जो कि बहुत आईसीयू या बहुत क्रिटिकल स्टेज पे जा सकता था, वो इवेंचुअली डिस्चार्ज होके और हेल्दी होके माशाल्लाह, गया। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके लिए सबसे बड़ी एक रिवॉर्ड भी होता है और एक अचीवमेंट भी होती है।
कि आप किसी को सर्व करें, बिल्कुल देखिए, ह्यूमैनिटी को सर्व बिल्कुल सही करें। कहा आपने। जो देखिए मैं भी ये समझता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो उसका जो पेशा है वो ज़िंदगी बचाना है। तो और श्योर। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है कि अगर आप किसी ज़िंदगी को आप बचा लें आप। इस थॉट के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका रमशा, आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वेलकम। शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन और सामीन को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही हम इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।